गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए हम लोग आज 39th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 37th क्लास मेरा हुआ था, उसके बाद 38th क्लास हुआ था आनंद सर का कल, और आज 39th क्लास 39वां क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसके पहले सबसे पहले उन बच्चों का नाम ले रहा हूं जिन्होंने अच्छे से फिजिक्स का फेयर भेजा था, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस बच्चे ने अभी तक फेयर नहीं भेजा है वो आज फेयर भेज दें। आप फेयर भेजेंगे, मुझे लगेगा कि आपने बनाया है, नहीं भेजेंगे हमें लगेगा कि आपने नहीं बनाया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज फेयर भेज दें। जिन्होंने नहीं भेजा, जो भेज चुके हैं अच्छे से भेजे हैं, उसमें एक आध का थोड़ा गंदा था लेकिन बाकियों का अच्छा फेयर था। ठीक है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। सानिया परवीन 10A, मनीषा 10C, तानिया प्रिया 10A, नीतीश 10A, अमोली 10A, कृति 10A, मुस्कान 10A, सुहाना 10A, लाडली 10A, आलोक 10A, हेमंत 10B, शुभम सिन्हा 10B, गौरवराज 10D, आस्था 10B, स्वाति 10A, आयुष 10C, रिमझिम 10D, शिवानी 10A, अंजलि 10A और प्रेरणा 10A। टोटल इतने बच्चों ने फेयर किया है और भेजा है। इसलिए मैं कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक फेयर नहीं किया है या नहीं भेजा है वो आज फेयर भेजें हमें। ठीक है, और लास्ट क्लास में, मतलब मेरा लास्ट क्लास 37वां क्लास हुआ था, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। वो जो टेस्ट में दिया था 40 ऑब्जेक्टिव, उसमें से 20 ऑब्जेक्टिव पर हमने चर्चा की थी। बाकी 20 जो है पर चर्चा हम लोग अब करेंगे आज से। 21 नंबर, द्विघात बहुपद के डैश शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव तो बनाने वाला नहीं है ना। 21 नंबर वो जो क्वेश्चन दिया था, मैंने टेस्ट लिया था संडे का टेस्ट, वही वाले टेस्ट पर चर्चा हो रही है। आज वही चर्चा होगी और कल से हम लोग फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3.6 भी खत्म हो गया, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ही खत्म हो गया। अभी तक हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं, एक बहुपद और दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बहुत मेन पार्ट जो मैथ का था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे। आज तो हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, है ना। जितना घात वाला बहुपद उतना ही शून्यक। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, रैखिक बहुपद का 1 शून्यक, है ना। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल संभव हैं। देखिए, ये देखने में ये ऑब्जेक्टिव बड़ा ही सिंपल है, लेकिन लगभग बच्चों ने इसमें गलतियां की थी। लगभग मतलब जितने बच्चे टेस्ट दिए थे, है ना, लगभग 70-75 स्टूडेंट थे जो टेस्ट दिए थे। लगभग 1-2 को छोड़कर सबों की गलतियां थी इसमें, इस ऑब्जेक्टिव में। आखिर ऐसा है क्या। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल संभव हैं। दो चर वाले, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 2x + y = 5। ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर x है, एक चर y है ना। देखिए, एक वर्ड इसमें नहीं है, युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़ा नहीं है, अकेला है समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब है युग्म नहीं है। बहुत बड़ा बात हो गया। अब क्या बहुत बड़ा बात हो गया। दो चर वाला है, रैखिक समीकरण है, मतलब समीकरण एक ही है, दो नहीं है। तो इसके कितने हल संभव है, इसके अनगिनत हल संभव हैं। अब बोलिएगा सर कैसे अनगिनत हल संभव है, या अनंत भी आप बोल सकते हैं। x का मान रखते जाइए, y का मान निकलते जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। x का मान 1 रखिए, y का मान कुछ निकलेगा, 2 रखिए कुछ निकलेगा, या y का रखिए तो x का निकलेगा। कभी खत्म होगा, कभी नहीं, है ना। आप रखते जाइए, निकलते जाएगा।
युग्म नहीं है, जोड़ा नहीं है, अकेला समीकरण, एक ही समीकरण है। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल पूछा जाए, इसका मतलब है कि एक ही समीकरण है, और एक ही समीकरण है मतलब x का मान रखते जाएंगे तो y का मान निकलते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है इसके कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, है ना। थोड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव था ये वाला। 23 नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों में अविरोधी समीकरण का आलेख कैसा होता है। तो अविरोधी का आलेख प्रतिच्छेदी होता है। ये तो लोग याद किए थे, बना के भी देखे थे जब ग्राफ पढ़े थे। तो जो अविरोधी होता था उसका आलेख प्रतिच्छेदी होता था। अब मान लीजिए बहुत बच्चे क्या किए हैं, प्रतिच्छेदी भी लिख दिए हैं और ब्रैकेट में समपाती भी लिख दी है, तो वो तो गलत हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीज है ना। केवल प्रतिच्छेदी लिखना है आपको। चलिए 24 नंबर, विरोधी समीकरण का आलेख कैसा होता है। तो विरोधी समीकरण का आलेख समांतर होता है। कंडीशन यदि आपको याद रहता या जिनको याद होगा वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तो ऐसे मौखिक बना लिए होंगे। 24 नंबर, विरोधी समीकरण का आलेख कैसा होता है तो समांतर। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तीन घात वाला, है ना। यदि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछता, सबका मैंने लिखाया है आपको पहले के क्लास में, आप देख सकते हैं। द्विघात बहुपद होता तो ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन त्रिघात था तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। चलिए 5 ऑब्जेक्टिव तो हो गए, बनाने वाले नहीं थे ये पांचों, मौखिक आंसर। इसलिए मैंने कहा था आपको पहले टेस्ट के पहले भी कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो बनाने भी होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो मौखिक भी जिनके उत्तर दिए जा सकते हैं। तो दोनों टाइप का होगा, है ना, और दोनों टाइप का हमने दिया भी था। द्विघात बहुपद cx² माइनस x माइनस b के शून्यकों का योगफल, देखिए cx² माइनस x माइनस b, इसके शून्यकों का योगफल बताना है ना। cx² माइनस x माइनस b के शून्यकों का योगफल। ये सजा हुआ है, स्क्वायर वाला है, फिर x वाला है, फिर अचर पद है। सजा हुआ है तो हमें सजाने की जरूरत नहीं है। a बराबर c, b बराबर -1, c बराबर -1, है ना। हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। माइनस b का मान कितना है, -1/a, a का मान c, माइनस माइनस क्या हो गया, +1/c। यही आंसर हो गया। भरने वाला था तो आपको 1/c भरना 26 नंबर में, है ना। इस तरह से आपको बनाने थे सिंपल। ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल वाला तो हमने बहुत सारा सवाल दिया था आपको टेस्ट में। ऑप्शन वाले में भी कुछ था, फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा आपने है। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और एक बेल आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक कर लें, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे मैं रोज़ का रोज़ मैसेज भी भेज देता हूँ आप लोगों को कि वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप उसे क्लिक कर लेंगे बेल आइकॉन को तो हमें वो भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोटिफिकेशन मैसेज ही आ जाएगा यूट्यूब के ही माध्यम से। 27, चलिए क्या है 27 नंबर, 37 पेनों और 53 पेंसिलों का कुल मूल्य 955 रुपया है। तो देखिए शॉर्टकट में 37x 53 पेंसिल प्लस 53y और बराबर कितना 955, एक इक्वेशन। दूसरा 53 पेन और
37 पेंसिल का कुल मूल्य 1115 रुपया है। बोलिएगा सर ये कैसे हुआ? मान लीजिएगा आप, माना एक कलम का, एक पेन का मूल्य x रुपया है। भाषा तो हम लिख नहीं रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है वो आप खुद लिखेंगे। एक पेन का मूल्य मान लीजिएगा x रुपया और एक कलम का मूल्य मान लीजिएगा y रुपया। नहीं, कलम नहीं है, पेन है और पेंसिल है, जो है वही है ना। उसके बाद ये समीकरण बना दीजिएगा। 37 पेन, तो एक पेन का मूल्य जब x रुपया है तो 37 पेन का मूल्य हो जाएगा 37x। एक पेंसिल का मूल्य है y रुपया, तो कितना है 53 पेंसिल, तो 53y, दोनों मिला के हो गया 955। और दूसरा लाइन है कि 53 पेन और 37 पेंसिल। 53 पेन, एक पेन का मूल्य है x रुपया, तो 53 पेन का 53x, और 37 पेंसिल है तो 37y, दोनों मिला के कितना 1115। अब दो इक्वेशन आपके सामने हैं, इसको आप खुद से x और y के मान निकालेंगे। सबसे आसान जो भी विधि आपको लगे, शायद आप विलोपन से बनाएंगे, जैसे भी बनाएं कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाने वाला सवाल है, इसलिए हम कहेंगे कि आप इसे खुद से बनाएं। x या y किसी एक को बराबर करके कटा दें, फिर उसका x y का मान निकल जाएगा, उसका मान दूसरे में रख दें तो एक का पहले का मान निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर 28। ये भी बनाने वाला सवाल है। 3.6 में जैसे आप लोगों ने बनाया है, ये समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण है, 2/x + 3/y = 13, और दूसरा इक्वेशन है 5/x - 4/y = -2। इसको आपको बनाने होंगे। इसको आपको क्या करने होंगे, 2/x को आप लिखेंगे 2 × 1/x + 3/y को लिखेंगे 3 × 1/y = 13। उसी तरह 1/x को a मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे, जैसे 3.6 में बनाते थे। और उसके बाद एक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म 2 निकलेगा, फिर उससे a b का मान निकाल के फिर x y का मान निकालेंगे। ये आप खुद से बनाएंगे। अब 29 में क्या है, 29 में देखते हैं 3 - x + 2x²। 3 - x + 2x², इसमें को 2 - x से भाग देना है। 2 - x से भाग देने पर भागफल बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो सजा लीजिए आप। सजाने का मतलब दोनों को मानक रूप में कर लीजिए। मैंने कल भी कहा था, कई बार कहा है कि देखिए बहुत बच्चे पूछेंगे कि सर डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं बिना सजाए। हाँ बना सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा और एक्सपर्ट हो जाइए उसके बाद। अभी आप क्या कीजिए, जब भी इस तरह का कोई भी सवाल, उसको सजा लीजिए मानक रूप में। मतलब बड़ा पावर को सबसे पहले, उसके बाद इसको लास्ट में अचर पद को, इसको भी सजा लीजिए। पहले x - x, अचर पद को लास्ट में। ये मानक रूप में आ गया। अब इससे आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए -x + 2 से। अब जो भाग देना है, अब सिंपल है भाग देने। आप लोगों को मैंने बताया था बहुपद में, एक्सरसाइज 2.3 में, है ना। तो -x है, हमको लाना है 2x²। क्या तरीका है, जितना लाना है रब कर रहे हैं हम इधर, उसको ऊपर रखते हैं, जिससे भाग देना है उसको नीचे रखते हैं। तो x से x² कट गया, x हो गया, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, कितना आ गया -2x। ये सबसे पहले हो गया। -2x से भाग लगेगा, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे -2x × -x, तो माइनस प्लस 2x × x 2x² प्लस इंटू माइनस 2x को 2 से 4x, है ना। अब देखिए माइनस से यहाँ प्लस, प्लस से माइनस, है ना। अब देखिए 4x है प्लस में, x है माइनस में, 4x में एक x चला गया 3x, अब प्लस 3। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमको क्या करना है, -x है, यहाँ 3x लाना है। जितना लाना है उसको ऊपर रखेंगे,
जो मेरा मटेरियल है जिससे भाग देना है उसको नीचे एक्स एक्स कट गया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब भाग किससे लगेगा, -3 से। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 2 3 2 जा 6, माइनस से प्लस खत्म, 6 + 3 9, ये शेषफल हो गया, ये भागफल, और यही आंसर हो गया, है ना। तो भागफल पूछा था मैंने, केवल आपको ये लिखना था। कुछ बच्चों ने क्या किया था, भागफल भी लिख दिया था, शेषफल भी लिख दिया था। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैथ हमें डिसिप्लिन सिखाता है, मतलब आपसे जो पूछा जाए केवल वही लिखना है। भागफल पूछा गया है तो केवल आप भागफल लिखेंगे, मतलब आंसर आपका यही, ब्रैकेट आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यही भरना है, केवल -2x -3। चलिए अब देखिए 30 नंबर, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक हों तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। ये तो एक सूत्र ही है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो गया, ये सूत्र है। आपको द्विघात बहुपद का सूत्र ही लिखना था। है ना। अब देखिए 31 नंबर, बहुपद 2x + 3 का शून्यक। शून्यक कैसे निकालते हैं, 2x + 3 = 0 कर दीजिए। मतलब x का जो मान निकलता है उसी को शून्यक कहा जाता है। तो बहुशून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर क्या हो गया, -3/2। यही शून्यक हो गया, यही आंसर हो गया, -3/2। ये जो x का जो वैल्यू निकलता है इसी को शून्यक कहा जाता है। ये क्या है, रैखिक समीकरण था। इसका शून्यक निकालने के लिए सीधा सीधी उतना बराबर 0 कर देना है, x का मान निकाल देना है, वही उसका शून्यक हो गया। 32, बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था गुणनखंड प्रमेय या शेषफल प्रमेय से, मैंने बताया गुणनखंड प्रमेय से बताया था जब मैं एक्सरसाइज 2.3 का शायद 3 नंबर ही सवाल में जब पढ़ रहा था तो उस समय बताया था। और ऐसे आप 9th में भी पढ़े होंगे, जैसे कि x बराबर 2 है, x का मान 2 है, तो जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x - 2 = 0। जैसे px एक बहुपद है, px में कुछ भी है, x² - 3x + 2 जो भी है, मान लीजिए कुछ भी। यदि इसमें इस बहुपद का मान शून्यक दिया हुआ है x बराबर 2, तो +2 को इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब x - 2 इस बहुपद px का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा, है ना। तो उसी पर आप इसको आज बैठा दीजिए 32 नंबर को। इसका का एक शून्यक 5 है, 5 है मतलब x बराबर 5 दिया हुआ है। x बराबर कितना दिया हुआ है, 5। एक बहुपद है, कौन है, px है, px का मान कुछ भी होगा, पता नहीं जो भी होगा, तो x बराबर 5 है, +5 को इधर बुला लीजिए, x - 5 = 0। अब देखिए ये जो x - 5 हो गया, ये बहुपद px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो 32 नंबर का आंसर क्या हो गया, x - 5, है ना। चलिए आप लोग अब जब पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत हल्का ऑब्जेक्टिव था, थोड़ा मिस्टेक हो गया। खैर चलिए, होता है, आगे आइंदा ध्यान रखेंगे। अभी तो मेन बोर्ड एग्ज़ाम बाकी है। जब कोचिंग खुलेंगे आपके तो इस तरह के कई सारे टेस्ट होंगे, आप लोग तैयार रहें। उस समय आप ये नहीं बोलिएगा कि सर हमने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, है ना।
चलिए 33वां नंबर देखिए, जैकब वाला दे दिए थे, उसमें केवल क्या किए थे, अंक बदल दिए थे। जैकब है और उसका पुत्र है, मान लीजिएगा जैकब की आयु x वर्ष है, जैकब की आयु मान लीजिएगा x वर्ष। ये ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं इसलिए हम इस तरह लिख रहे हैं, आप लोग ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव में भी ऐसे लिखने लगिएगा, सब्जेक्टिव में पूरा बनाते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, y वर्ष, है ना। 33 नंबर है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, है ना। हम पूरा नहीं बनाएंगे, स्टार्ट कर देंगे, बनाना आपको है। 33 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, x माइनस 5, अभी x है तो 5 साल पहले x माइनस 5। उसके पुत्र की आयु y है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, है ना। तो 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 9 गुनी थी, है ना। तो 5 साल पहले जैकब की आयु x माइनस 5 होगी तो उसके पुत्र की आयु भी y माइनस 5, अभी y है तो 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5 हो जाएगी, है। तो क्या कर रहा है, जैकब की आयु बेटे की आयु की मैंने गुना, कितना गुना, 9 गुना है। इससे एक इक्वेशन बना लेंगे। प्लस 9y को इधर बुला लेते हैं, माइनस 5 उधर गया प्लस 5, 45 में 5 गया, एक इक्वेशन हो गया, है ना। और क्या कर रहा है दूसरा इक्वेशन, अब से 10 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से 10 वर्ष बाद, अभी x है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10। तो जब पिता की आयु बढ़ेगी तो पुत्र की आयु भी तो बढ़ जाएगी, दोनों का उम्र बढ़ेगा 10 साल में, यह x प्लस 10 का हो जाएगा, बेटा y प्लस 10 का हो जाएगा। तो कह रहा है कितनी गुनी हो जाएगी, पिता जो है पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, गुना 3 कर दिए, है ना। x प्लस 10 बराबर, इसको गुना कर दीजिए, 3y प्लस 10 गुना 3 कितना हो गया, 30। प्लस 10 उधर गया, माइनस 10, 30 में 10 गया 20। चलिए अब 2 इक्वेशन आपके सामने है ना। अब आपको 2 इक्वेशन है, आपको किसके मान निकालने हैं, तो जैकब के पुत्र की आयु मतलब केवल y निकालना है, x नहीं निकालना है। x यदि निकल भी जाए तो आंसर में नहीं लिखना है, केवल उसके पुत्र का आयु पूछा जा रहा है तो y केवल निकालना है। तो सिंपल सा है, आप 1 में 2 को घटा दीजिए, x कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा। अपने से भी आप कर लेंगे इसको। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 40 माइनस 40, और दूसरा समीकरण है x माइनस 3y इक्वल टू 20। देखिए घटा रहे हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, खत्म। 9y में 3y गया, माइनस 6y बड़ा का चिन्ह लग गया, माइनस 40 माइनस 20 माइनस 60, y बराबर 60/6, 6 गुना में है, उधर गया भाग में, इसलिए y बराबर 10 वर्ष। देखिए यही आंसर होगा।
एक्स नहीं पूछा गया, मतलब जैकब भी यदि पूछा जाता तब हम y का मान रख के समीकरण 1 में x का मान भी निकालते, लेकिन नहीं, केवल उसके पुत्र की आयु पूछी गई है तो केवल y निकाल लिए। y निकला 10 वर्ष, मतलब जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी वर्ष की है? 10 वर्ष की है। जैकब की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष, है ना। चलिए इसको बनाना है। आज मैं होमवर्क आपको दूंगा, टोटल यही 40 ऑब्जेक्टिव आपको बना करके भेजने हैं। कल सुबह 7 बजे से पहले प्रयास करें आज भेजने का। यदि आज मोबाइल आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है तो कल सुबह 7 बजे तक ये सारा 40 ऑब्जेक्टिव आपको बना के भेजना है, डायरेक्ट नहीं, है ना। बना बना करके, बात ध्यान से सुनिए, बना बना करके भेजना है, डायरेक्ट आंसर लिख के नहीं कि लिख दिए 33 नंबर में खाली स्थान देके 10 वर्ष, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। आपको बना के लास्ट में आंसर लिखना है। फिर एक बार मैं वीडियो के लास्ट में भी आपको बोल दूंगा कि आपको बना करके ही आंसर देने हैं, ताकि आप ये गलती ना करें। हाँ, अब कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसको बनाया ही नहीं जा सकता है, डायरेक्ट आंसर है, तो खैर वो अलग बात है। अब जैसे कि हम आपसे पूछें विरोधी समीकरण का आलेख डैश होता है, तो उसमें आप क्या बनाएंगे? उसमें तो डायरेक्ट लिखना ही है कि विरोधी समीकरण का आलेख डैश होता है, आंसर लिख दिए, समांतर होता है ना। वो अलग चीज़ है। लेकिन 40 में से कम 20 से ज़्यादा ऐसे सवाल हैं जो बनाना है, और बना के तब आंसर जो आएगा वो ठीक रहेगा, और वो फिर भेजना है आपको। चलिए 34 नंबर, जिस समीकरण का आलेख संपाती होता है उसे डैश समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण का आलेख संपाती होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रित समीकरण। अब ये ऑब्जेक्टिव था, इसमें आप क्या बनाएंगे? इसको डायरेक्ट आंसर लिखना ही पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो बनाने वाला है उसको आपको बना के ही आंसर लिखना है। 34, जिस समीकरण का आलेख संपाती होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रित समीकरण। वो हो गया 35। इतना बराबर -1 में यदि x बराबर 2 तो y बराबर कितना? 3। देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, ये बनाने वाला सवाल है। 3x - 7y = -1 में यदि x बराबर 2 तो y बराबर व्हाट? मतलब y का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बनाएंगे इस तरह से। प्रश्न लिख लिए, अब हम इसको बना रहे हैं। समीकरण x बराबर 2 दिया हुआ है तो वही रख देंगे समीकरण में रखने पर बस y का मान निकल जाएगा। 3 × x, x का मान 2 -2y = -1, है ना। 3 × 2 6, -2y = -1, +6 उधर जाएगा, -6, -1 और -6 माइनस, हाँ +6। x का मान क्या दिया हुआ है फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, 35 नंबर को। 3x - 7y = -1 है। हाँ -1 तो हमने लिखा भी है। समीकरण क्या है? 3x - 7y। देखिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ कितना है? 3x - 7y। ये बात आप भी ध्यान रखेंगे, सवाल को ध्यान से एक बार उतारने के बाद मिला लेंगे, है ना। क्या है? 7y है, माइनस माइनस कट गए, y बराबर 7/7, 1, y का मान 1। यही आंसर हो गया, है ना। 35 नंबर में आंसर क्या हो गया? y = 1।
36 विरोधी समीकरण होने का शर्त। विरोधी समीकरण होने का शर्त मतलब कंडीशन लिखना था आपको, है ना। बहुत सारे बच्चों ने कुछ अंट संट लिख दिया था, मतलब शर्त वो नहीं समझ पाए क्या होता, जबकि मैं पढ़ाते पढ़ाते लिखाते लिखाते कई बार मैंने चर्चा किया है शर्त क्या होता है ना। विरोधी समीकरण होने का शर्त A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। ये किसका कंडीशन है? विरोधी का कंडीशन है, यही लिखना था। सबका अलग अलग कंडीशन है, आश्रित का अलग है और विरोधी का अलग है। हो गया 36। अब देखिए 37 आश्रित समीकरण युग्म का हल हम किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो आलेख विधि से या ग्राफ मेथड भी बोल सकते हैं या ज्यामितीय विधि भी बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि आश्रित समीकरण हम लोग अन्य विधि से ब्रजगुणन से नहीं बना सकते हैं, प्रतिस्थापन से नहीं बना सकते हैं, विलोपन से नहीं बना सकते हैं, लेकिन आलेख विधि से मतलब ज्यामितीय विधि से आलेख खींच सकते हैं, हम लोग हल ज्ञात कर सकते हैं। 38 के का किस मान के लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं होगा? 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस ky इक्वल टू 1। समीकरण मिला लेते हैं, सवाल मिलाना जब बहुत ज़रूरी है, प्लस माइनस कहीं गलत हो गया तो फिर सारा मेहनत बेकार। 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना है? 5 और 2x प्लस ky इक्वल टू 1। क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है ताकि इसका कोई भी हल ना हो, है ना। k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि इसका कोई भी हल ना हो। आप चाहें तो 5 को इधर ले आइए, नियमतः तो लाते ही हम लोग, बिना लाए भी आ सकता है। +1 को उधर लाए, -1 इक्वल टू 0, है ना। अब A1 B1 C1 A2 B2 C2, A1 बराबर 4, B1 बराबर 3, C1 इक्वल टू -5, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू K, C2 इक्वल टू -1। क्या कर रहा है कि एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि इस समीकरण का कोई हल ना हो। यहाँ भाषा लिखिएगा कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होता है जब। कोई हल कब नहीं होता है? याद कीजिए, जब A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, मतलब विरोधी वाले कंडीशन में, है ना। अब सबका मान रख दीजिए। आपको तो k का मान निकालना है तो केवल A1 A2 B1 B2 का ही मान निकाल रखने से आपको k का मान निकल जाएगा। फोर बाय टू इक्वल टू 3/k, नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गुना करते हैं, 2k 3 × 1, इसलिए k इक्वल टू 3/2। यही आंसर हो गया, यही भरना है आपको, है ना। अब आखिरी दो, बहुपद इतना का घात बताना है। 39 नंबर बहुपद क्या है? y² 2 - 3y -4, यही है ना। हाँ, y² × 2 - 3y -4 का घात। तो पहले इसको सजा लेंगे, सजाने के लिए गुना करेंगे। 2 × y² 2y² प्लस इंटू माइनस 3y को y² से करेंगे, 3y³ -4, है ना। अब इसको सजा लेते हैं।
नहीं भी सजाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हमको तो यहाँ पर क्या घात बताना है। तो सबसे बड़ा पावर कौन है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो ये बड़ा है, तो पूरे बहुपद का घात क्या हो गया 3। आंसर हो गया 3। जो सबसे बड़ा पावर होता है वही पूरे बहुपद का घात कहलाता है। अब अंत में 40 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल 1 और स्वयं से कटे। देखिए 2 केवल 1 से कटता है और स्वयं 2 से कटता है, इसके अलावे तो कोई इसके बीच में संख्या भी नहीं है, बेचारा कटेगा कैसे। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो है, 2 है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। होमवर्क, ये सारा ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर के 40 तक आपको बना करके भेजने हैं, है ना। बढ़िया से मान लीजिए मैंने आपको सब्जेक्टिव ही दिया है बनाने, इस तरह से आपको बनाने हैं नियम कायदे कानून से। 1-2 घंटा टाइम लगेगा लेकिन आप बना लेंगे। और दूसरा, जिन बच्चों ने अभी तक फेयर नहीं भेजा है वो फेयर भी भेज देंगे इसके अलावे, लेकिन पहले इसको भेज दें अब आप लोग, है ना। तो यही होमवर्क रहा। कल हम लोग देखते हैं जैसा होगा, या तो फिजिक्स को आगे ख़त्म करना चाहेंगे एक पहले चैप्टर को, या मैथ का कोई नया चैप्टर स्टार्ट भी हो सकता है। देखते हैं जैसा होगा, कल बताएंगे आप लोगों को। तो होमवर्क यही रहा, अच्छे से बना करके साफ़ सुथरा ढंग से अच्छे से फ़ोटो क्लिक करके भेजें, है ना। चलिए हम अब आज का क्लास समाप्त करने जा रहे हैं। अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।